ABC कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू सेल्स स्ट्रेटजी डेट विल बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो ABC कंपनी है वो एक नई सेल्स स्ट्रेटजी को कंसिडर कर रही है उसकी एप्लीकेशन को, कि हमें उसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो नई सेल्स स्ट्रेटजी है इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये आने वाले सिर्फ नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए वैलिड होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट 4 ईयर के बाद जो है इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बात ये है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ 4 सालों तक ही करी जा सकती है। जब 4 साल तक एप्लीकेशन करोगे तो 4 साल तक तो आपको जो भी ग्रोथ है, जो भी इम्पैक्ट है वो दिखेगा। उसके बाद इम्पैक्ट दिखना बंद हो जाएगा। मतलब कि जो ग्रोथ है जो भी होगी उसके बाद 4 साल के बाद वो स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद चीज़ें स्टेबल चलेंगी इस तरीके से। ठीक है, क्या हो जाएगी, चीज़ें यहाँ पे बढ़ के फिर 4 साल बाद स्टेबल हो जाएगी। ये इसका मतलब ये नहीं कि 4 साल तक बढ़ी उसके बाद फिर दोबारा से डिप करेगी, ये मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि 4 साल तक जो भी ग्रोथ होगी उसके बाद स्टेबल हो जाएगी। तो एप्लीकेशन इसके आज सिर्फ आप 4 साल तक ही कर सकते हो। तो 4 साल में जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो। दे वांट अस टू नो द वैल्यू ऑफ द न्यू स्ट्रेटजी। तो इन्हें जो है नई स्ट्रेटजी उसकी वैल्यू जाननी है, जिसके हिसाब से ये तय कर सके कि ये फाइनेंशियल वायबल है कि नहीं है। तो कोई भी नई स्ट्रेटजी है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है कि ओल्ड स्ट्रेटजी के अंतर्गत कंपनी की क्या वैल्यू थी उसको हम लेस कर देंगे, नए स्ट्रेटजी के अंतर्गत कंपनी की क्या वैल्यू है। मतलब नई कंपनी के अंतर्गत अगर कंपनी की वैल्यू 120 करोड़ आ रही है, पुरानी स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ आ रही है, तो मतलब जो नई स्ट्रेटजी है उसकी वैल्यू क्या हुई, उसकी वैल्यू एडिशन एक्स्ट्रा जो 20 करोड़ है वही तो हुई ना। तो इस तरीके से हमें निकालना है। और उससे जो प्रीवियस ईयर अभी जो गया है उससे रिलेटेड कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की। तो इनकम स्टेटमेंट हमें सेल्स दे रखा है, ग्रॉस मार्जिन दे रखा है 20% का। ग्रॉस मार्जिन मतलब एक तरीके से आप उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हो। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये। फिर एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% का दे रखा और पीबीटी दे रखा। अब देखो, अगर ग्रॉस मार्जिन सेल्स से रिलेटेड है, फिर एडमिन भी सेल्स से रिलेटेड है, तो पीबीटी भी तो सेल्स से रिलेटेड ही होगा। पीबीटी कोई अलग से फिगर थोड़ी आ जाएगी। तो पीबीटी कितनी है, 10%। पीबीटी भी कितना हो गया, एक तरीके से 10% ही तो हो गया। फिर टैक्स 30% निकाल करके जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा वो कितना बचा, 1400 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कुछ बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है, इसमें फिक्स एसेट्स दे रखी है हमें, करंट एसेट्स हमें दे रखी है और इक्विटी दे रखी है। अब देखो जो फिक्स एसेट्स है वो 8000 की है, करंट 4 की है, इक्विटी 12 की है। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाता है 12000, यानी एसेट साइड 12000 की और इक्विटी या फिर लायबिलिटी साइड भी 12000 की। तो इस तरीके से बैलेंस शीट हमारी मैच कर जाती है। ठीक है, if it adopts the new strategy the sales will grow at the rate of 20% per year for 3 years। अगर ये नए स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं जो सेल्स है वो आने वाले 3 सालों की, आने वाले सिर्फ 3 सालों के लिए ही 20% से ग्रो करेगी। हर साल 20% से ग्रो करेगी 3 साल के लिए। द ग्रॉस मार्जिन रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द इनकम टैक्स रेट विल रिमेन अनचेंज। और ये कह रहा है कि जो ग्रॉस मार्जिन रेशियो है और जो असेट टर्नओवर रेशियो है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और जो इनकम टैक्स रेट है वो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब इधर फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो इन दोनों से ही है। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या समझ लेते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नहीं। तो यहाँ पे फिक्स एसेट करंट एसेट दोनों की बात ही कर रहा है। तो लेकिन हमें पता ही नहीं। अब हमें देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का हमें पता है कि इक्विटी कितनी है, 100% पूरी इक्विटी है। इनकम टैक्स रेट हमें पता है 35% है और ग्रॉस मार्जिन रेशियो भी हमें पता है। बट कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो तो हमें पता ही नहीं है ना कि है कितनी है। और ये बोल रहा है कि फिक्स है, तो पहले निकाल ही लेते हैं एक बार कि है कितनी एसेट टर्नओवर रेशियो। तो देखो सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट रखोगे तो ये आपका आएगा 40% का, और सेल्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स रखोगे तो ये आपका आएगा 20% का। यानी ये जो 40% जो 20% की ये जो रेशियो चल रही है ये आगे फ्यूचर में भी सेम ही रहेगी। ठीक है, यानी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 40% रहेगी और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो 20% रहेगी। ये कहना चाह रहा है ये। डेप्रिसिएशन वुड बी एट 10% ऑफ द नेट फिक्स एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है वो जो ओपनिंग बैलेंस होता है फिक्स एसेट्स का उसके ऊपर लगेगा 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। ठीक है, कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है 15% का है, यानी कंपनी जो है वो कितना कमाती है, 15% के हिसाब से कंपनी कमाती है। डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ द न्यू स्ट्रेटजी। कह रहा है कि आपको नई स्ट्रेटजी की अडॉप्शन के कारण जो भी इंक्रीमेंटल वैल्यू आई आपको डिटरमाइन करनी है। यानी सिंपल सी बात है, वो नई स्ट्रेटजी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम जो पुरानी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से देख लेते हैं। देखो पुरानी स्ट्रेटजी के हिसाब से कंपनी को हर साल 1400 रुपये का प्रॉफिट होगा। अभी तो पिछले साल तो 1400 का हुआ है ना, आने वाले साल में भी अगर कुछ नहीं किया गया तो 1400 के हम ये मान करके चलेंगे 1400 का ही प्रॉफिट होगा।
अब कंपनी को ना आप एक सिक्योरिटी की तरह मान करके चलो। किसकी तरह? एक सिक्योरिटी की तरह मान करके चलो। तो कंपनी अगर एक सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी से आपको हर साल का कितना रिटर्न मिलता है? 1400 का आपको रिटर्न मिलता है। एक सिक्योरिटी से आपको 1400 रुपये का रिटर्न मिलता है और वो रिटर्न आपके लिए कितना परसेंटेज है? आपके लिए 15%। क्यों? क्योंकि कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न क्या? 15%। यानी कंपनी कितना रिटर्न देती है अपने जो इन्वेस्टर्स है उसको? 15% का। यानी जो अगर ये सिक्योरिटी है कंपनी, तो इससे कंपनी से सिक्योरिटी से 1400 रुपये का रिटर्न आता है, जो कि 15% है। तो टोटल जो वैल्यू है वो सिक्योरिटी की कितनी होगी? अगर एक सिक्योरिटी 15% का रिटर्न देती है और उस रिटर्न की वैल्यू 1400 है, तो टोटल सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो 1400 डिवाइड बाय 15% कर दो तो कितनी वैल्यू आ गई? देखो 1400 डिवाइड बाय 15% करेंगे तो एक सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 9333.33। ठीक है, तो हमें जो ओल्ड स्ट्रैटेजी है उसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हम नहीं, ओल्ड स्ट्रैटेजी के अंदर कंपनी की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें नए स्ट्रैटेजी के अंदर कंपनी की वैल्यू बस हम पता लगा ले तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब आइए नए स्ट्रैटेजी के अंदर कंपनी की वैल्यू पता लगाते हैं। तो ये जो सवाल है ना, इसमें देखो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमें दे रखी है। तो इनकम स्टेटमेंट से में हमें सिर्फ क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये क्या बोलना चाह रहा है? एक तरीके से बोलना चाह रहा है कि आपको जो कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम फर्म है, उसके हिसाब से, उस मेथड के बेस से आपको करना है। क्योंकि इसके अलावा कोई और मेथड हम लगा नहीं सकते हैं फर्म के लिए, क्योंकि हमने को सिर्फ प्रॉफिट ही दे रखा है। उसके अलावा तो कोई और नहीं दे रखा कि कितना कंपनी को प्रॉफिट होगा आने वाले सालों में। तो इस हिसाब से तो चलो अब नई सेल्स स्ट्रेटजी, पिछले साल की जो प्रॉफिट हुई तो वो तो हुई। अब नई सेल्स स्ट्रेटजी के हिसाब से देखते हैं कि कितनी सेल्स होगी और हमारी कितनी आने वाली प्रॉफिट किस तरीके से चेंज होगी। ठीक है, तो जो भी कैश फ्लोज होगा 1 2 3 आने वाले सालों में जितना भी कैश फ्लो होगा, अब देखो आने वाले सालों में कैश फ्लो किस तरीके से होगा। कह रहा है कि शुरू के 3 साल 1 2 और 3, यहाँ से देखो 1 2 और 3, शुरू के 3 साल तो क्या होगा? बढ़त बढ़ेगी और चौथे साल से क्या होगा? बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्टेबल। यानी यहाँ पे फिगर और यहाँ पे जो फिगर है वो सेम हो जाएगी। या फिर इस तरीके से, किसी भी तरीके से मान लो आप कि शुरू के 3 साल तो क्या होगा? ग्रोथ होगी, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो सेम आने लगेगा। यहाँ से सेम हो जाएगा प्रॉफिट आना। तो देखो अगर मैं यहाँ से निकालूँ कि यहाँ से कंपनी की वैल्यू होगी कितनी, यहाँ से कंपनी की वैल्यू कितनी होगी, या कंपनी को हम अभी क्या मान रहे थे? सिक्योरिटी मान रहे थे। तो एक सिक्योरिटी की वैल्यू क्या होगी? तो ये वैल्यू ये कंपनी जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आप देखो एक कांस्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा और रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15% है। तो हम दोबारा से सिक्योरिटी की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना। तो टोटल सिक्योरिटी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकल जाएगी। अब ये यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये कैश फ्लो मिला, यहाँ पे ये कैश फ्लो मिला और यहाँ पे ये कैश फ्लो, ये सारे कैश फ्लोज का टर्मिनल वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। अगर हम इन तीनों का, अगर हम इन चारों का, तीन का तो प्रॉफिट हो गया और तीसरे में तो हमें कैश फ्लो मिल गया और बाकी आने वाले ईयर्स की टर्मिनल वैल्यू मिल गई। अगर हम इन चारों का पीवी कर दे, इस पॉइंट पे लेके आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा ना कि भाई नई स्टडी से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, यानी कंपनी की क्या वैल्यू बन रही है। तो इस तरीके से अगर हमें कैश फ्लोज अगर हमें पता चल जाए, ये कैश फ्लोज है और ये टर्मिनल वैल्यू है। टर्मिनल वैल्यू क्यों निकाली जाती है? टर्मिनल वैल्यू से निकाल जाती है कि आने वाले सालों में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो पता नहीं कितने साल तक होगा, हमें नहीं पता। तो जिस तरीके से हम सिक्योरिटी का हमने प्रॉफिट अभी निकाला था कि इनफाइनाइट पीरियड तक होगा, तो कैसे प्रॉफिट निकालते हैं? इनफाइनाइट तक पीरियड तक होगा, तो इस तरीके से प्रॉफिट निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू हमने ये क्या है? ये तरीके से प्रेजेंट वैल्यू है। तो जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू है। तो हमने तीनों साल में जो कैश फ्लो हो रही थी वो, और आगे आने वाले सालों का हमने क्या निकाल लिया? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। इसको क्या करेंगे? पीवी कर देंगे 15% के रेट से। तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा नई स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी की वैल्यू निकल जाएगी। बट हमें पहले कैश फ्लो निकालना भी तो पड़ेगा। तो चलो हम कैश फ्लो पहले निकालते हैं कि कैश फ्लो होगी क्या। अब देखो कैश फ्लो वाला फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है। सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर हम EBIDT माइनस करते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फ्री कैश फ्लो फ्रॉम फर्म निकाल रहे हैं। फर्म में तो भाई डेट भी आता है, डेट आता है तो इंटरेस्ट माइनस क्यों करना है? अगर आपने माइनस कर दिया तो सिर्फ इक्विटी बच जाएगा। ये तो फर्म तो बचा ही नहीं। फर्म मतलब डेट भी होता है, तो मतलब हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे एक तरीके से।
तो EBIT आ गया, फिर टैक्स माइनस कर दिया तो नोपैट आ गया, फिर डेप्रिसिएशन, फिर चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स, फिर चेंज इन WC। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट हमने देखी वहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। हमें ये इन्फॉर्मेशन और चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आएगी कैसे? देखो डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन, फिक्स्ड एसेट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी जब आपके पास चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी जब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स की इन्फॉर्मेशन होगी। और चेंज इन WC कैसे आपको पता चलेगा? जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन होगी। यानी आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम इस इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बोल रखा है कि फिक्स्ड एसेट्स का जो टर्नओवर रेशियो है और जो करंट एसेट का जो टर्नओवर रेशियो वो क्या रहेगा, और जो करंट एसेट का टर्नओवर रेशियो ये सेम रहेगा, ठीक है। तो पिछले साल क्या था? पिछले साल की ये फिगर थी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स की। अब इनका टर्नओवर रेशियो सेम रहेगा, यानी ये सेल्स का 40% ही रहेंगे। ये क्या रहेंगे? सेल्स का 40% ही रहेंगे। तो आगे आने वाले सालों की सेल्स क्या हमें पता है? नहीं, हमें सेल्स तो पता ही नहीं है। तो पहले आने वाले सेल्स, तो पहले ये इन्फॉर्मेशन निकालने से पहले हमें सेल्स निकालनी पड़ेगी। तो चलो सेल्स देख लेते हैं। सेल्स के बारे में क्या रखा है कि जो सेल्स है वो हर साल आने वाले 3 सालों के लिए 20% से बढ़ेगा। तो अभी तक प्रीवियस ईयर की सेल्स की ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें इनकम स्टेटमेंट में। तो सेल्स को 20% से बढ़ाओ, फिर 20% से बढ़ाओ और फिर 20% से बढ़ाओ। इसके बाद तो सेल्स नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि सिर्फ बोला सिर्फ 3 साल तक बढ़ेगी, उसके बाद सेल्स कांस्टेंट हो जाएगी। देखो चौथे साल भी सेल्स कांस्टेंट है। आपको सेल्स पता चल गई तो आप क्या करो, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट निकाल लो। तो फिक्स्ड एसेट कितना है? सेल्स का 40%, तो ये सेल्स है, इसका 40% निकाल लो। और करंट एसेट क्या है? सेल्स का 20%, तो इसका 20% निकाल लो। तो ये आपकी टोटल एसेट्स आ गई, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। करंट लायबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो WC मतलब आपको सिर्फ करंट एसेट ही लेकर के चलना है। अब आप ये पूरी टेबल बना सकते हो आराम से। तो सेल्स हमने निकाल ही लिए चारों सालों की। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? सेल्स का 10%, तो सारी जितने भी सेल्स आ रही है उसका 10% कर लो, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है टैक्स माइनस करके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस कर दो, यानी 30% माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा? 70%। तो सीधा सीधी आप क्या करो, 70% ले लो PBT का 70% लोगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। देखो ये आपने सेल्स लिख ली, उसके बाद आप EBIT पे आ गए, PBT यानी, उसके बाद नोपैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नोपैट पे आ गए। अब आपने क्या करना है, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है। डेप्रिसिएशन के बारे में ये कह रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स की जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो देखो फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या रहा होगा? ये तो जितने भी यहाँ पे ये दे रखे हैं ये फिक्स्ड एसेट्स के, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, लेकिन इसका ओपनिंग बैलेंस हमें चाहिए, यानी हमें प्रीवियस ईयर पे जाना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर में देखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस क्या था। ओपनिंग बैलेंस 8000, तो 8000 का 10% क्या हुआ? 800, ठीक है। फिर ईयर 2 में डेप्रिसिएशन यानी ईयर 1 का क्लोजिंग यानी ईयर 2 का ओपनिंग हो, तो ईयर 1 का क्लोजिंग फिगर क्या फिक्स्ड एसेट्स का 9600 का 10% यानी 960। इस तरीके से करके आपको डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। फिर एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स आपने देखना है। आप एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स यानी चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स किस तरीके से देखेंगे? देखो चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स में आप बड़े आराम से आपने ध्यान देना है। देखो फिक्स्ड एसेट्स की जो क्लोजिंग वैल्यू थी ये थी, ये क्लोजिंग वैल्यू तो है ना, यहाँ पे बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग वैल्यू आएगी ना। तो फिक्स्ड एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू ये थी, क्लोजिंग वैल्यू या फिर ओपनिंग वैल्यू मान लो कि ओपनिंग वैल्यू ये है, क्लोजिंग वैल्यू है ना। इस यहाँ ईयर 1 के लिए तो ओपनिंग वैल्यू ये होगी और क्लोजिंग वैल्यू ये होगी। तो ओपनिंग माइनस कर दो 800 और प्लस कर दो क्लोजिंग नहीं, ये देखो 8000 क्या है? ओपनिंग है, तो 8000 में से 800 की जो डेप्रिसिएशन लेस होगी तो कितना अमाउंट बचना चाहिए था? तो अपना अमाउंट बचना चाहिए था 88,000 का 90% यानी 7200 बचना चाहिए। तो बच है कितना? क्लोजिंग में 9600 आ रहा है, तो मतलब कुछ एडिशन हुआ है। तो कितना एडिशन हुआ है? आप एडिशन देख लो, 2400 का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन इन फिक्स्ड एसेट 2400, ठीक है। अब ईयर 2 पे आते हैं। ईयर 2 में कितना चेंज हो रहा है? तो ईयर 2 में ओपनिंग कितना हुआ? फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग है 9600, ईयर 1 का क्लोजिंग ईयर 2 का ओपनिंग ही तो हुआ ना। तो ओपनिंग क्या है ईयर 2 का? 9600 में 960 रुपये की डेप्रिसिएशन लग गई। तो 9600 में 960 रुपये की डेप्रिसिएशन लगी तो फिगर आनी चाहिए थी 8640, बट आ कितनी रही? आ रही है 11520 की क्लोजिंग आ रही है, बट क्लोजिंग आनी कितनी चाहिए थी?
ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग आनी चाहिए थी, बट क्लोजिंग आ रही है 8,640, सॉरी क्लोजिंग आ रही है 11,520, तो मतलब ये ज़्यादा आ रही है। तो कितनी ज़्यादा आ रही है, 2880 ज़्यादा आ रही है, मतलब 2880 क्या है, एडिशन है, यानी इसलिए हमने यहाँ पे लेस किया। एडिशन है यानी कैश फ्लो क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लेस किया फिगर्स को। बाकी हमने चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स इसी तरीके से निकाला है। अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में तो कोई डेप्रिसिएशन होता नहीं, तो सिंपल आप कंपेयर करके इसका इंक्रीज निकाल सकते हो। तो कि भाई पहले इतना था अब इतना हो गया, यानी फर्स्ट ईयर में 800 रुपये का इंक्रीज़ हो गया, सेकेंड ईयर में इतना इंक्रीज़ हो गया। अब ये इंक्रीज़ हुआ तो मतलब क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ तो मतलब पैसे गए हैं हमारे, पैसे फंसे हैं करंट एसेट्स में। उसका सिंपल सी आप डेटर मान लो कि डेटर को आपने एक तरीके से उधार में सामान दे दिया, उधार में सामान दे दिया तो आपके तो पैसे गए ना, पैसे आए थोड़ी, आपने प्रोडक्शन करके उसको सामान दे दिया बट पैसा आया नहीं, मतलब आपके तो पैसे गए। उसके पास अटके हुए, इसलिए हमने इंक्रीज इन करंट एसेट्स भी हमने नेगेटिव फिगर में हमने दिखाया। तो आपने इन सब चीज़ों को देख लिया। अब आपका फ्री कैश फ्लो फ्रॉम निकल गया, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये आपका निकल गया। अब हमारा कैश फ्लो निकल गया, आपने क्या है कैश फ्लो को हमने सीधा यहाँ पे डाल दिया। ये देखो, इसको यहाँ डाला, इसको यहाँ डाला, इसको यहाँ डाला। बट ये वाली फिगर क्या है, ये वाली फिगर जो सिर्फ ईयर 4 तक की कैश फ्लो थोड़ी निकालना था यार। जब हम कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं तो हम उसका पूरा फ्यूचर जहाँ तक है इन्फिनिट पीरियड तक निकालते हैं। यहाँ पे ये कहना है कि जो ईयर 4 का जो कैश फ्लो है ये ईयर 5 में भी रिपीट होगा, यानी ईयर 5 में भी इतना आएगा, ईयर 6 में भी इन्फिनिट पीरियड तक आते रहेगा। तो इसका हमने क्या किया, टर्मिनल वैल्यू निकाल लिया इसकी टर्मिनल वैल्यू निकाली। तो इसकी हमने टर्मिनल वैल्यू आ गई 16128, ईयर 3 पे इसकी टर्मिनल वैल्यू इतनी आ गई। तो अब हमने क्या किया, इसको पीवी कर दिया @15% से, तो हमारा पीवी निकल गया। यानी ये पीवी क्या है, ये पीवी है जो नए स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो कंपनी की वैल्यू आ रही है वो बता रही है। अब नए स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी की वैल्यू बता रही है, बट यहाँ पे आपने ध्यान रखना जब टर्मिनल वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पे 15% को जैसे इन्होंने 3 डेसिमल प्लेस में ले रखा है, लेकिन यहाँ पे जब आप थर्ड ईयर का जब आप निकालोगे तो आपको 0.65746 इन्होंने इस तरीके से ले रखा है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, तो आपको यहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा कि इन्होंने इस तरीके की ये फिगर ली हुई है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया ना, वैसे हम क्या करते हैं 1/1.5 कर को इसको 3 बार डिवाइड कर देगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया है, इसको 3 किया, फिर इसको इन्होंने 3 से इंटू कर दिया तो इनका 1.521 आ गया। फिर इसको इन्होंने इससे डिवाइड किया, इसलिए इसका जो एक तरीके से इन्होंने इससे इंटू किया है, इनको इस फिगर को इससे इंटू किया इन्होंने। इससे वैसे तो 0.658 से ही करना चाहिए था जब 0.658 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट इन्होंने इससे इंटू किया, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए इनका आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा। खैर जो भी है, नई कंपनी की वैल्यू आ गई। अब नई कंपनी की वैल्यू ये आ गई, पुरानी कंपनी की वैल्यू ये रही, लेस कर दो तो ये रही, यानी ये नई स्ट्रेटजी की वैल्यू आ गई। तो नई स्ट्रेटजी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, यानी नए स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो आप एक्सेस नहीं होगा, आपका लॉस हो जाएगा, ये फाइनेंशियल वायबल नहीं है। तो अपने को जो नई स्ट्रेटजी है उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए।